चलिए आज जो चैप्टर कंप्लीट करना है चैप्टर नंबर 13 है। जैसे कि आप सभी को पता है, इससे पहले हम लोगों ने इसकी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट करी थी। जितना भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो सारा हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसके एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा। इसका एक टेस्ट भी आपको मिल चुका है जिसका नाम है एमसीक्यू सीरीज 1 करके। ठीक है, तो उसको भी आप जरूर से लगाइएगा। उसमें फर्स्ट पेज पर आपका क्वेश्चन रहेगा, आप पहले उसका आंसर सोचेंगे इसका क्या होगा, और सेकंड पेज पर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से पूरी वो सीरीज है, उसका वीडियो भी है, उसे भी आप जरूर से विजिट कर लेना ताकि आपका एक कंप्लीट चैप्टर यहाँ पर हो जाए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है। हमारे पास एक विद्युत धारावाही, दैट मीन जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा होगा, इसके अंदर हमने कोई भी परिनलिका है, कोई भी पाइप वगैरह इस तरीके से रखा हुआ है, तो उसके अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र है जीरो रहेगा। जैसे जैसे हम लोग इसके सिरों की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे इनसाइड टू इधर बाहर की साइड आते जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये कम होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है बढ़ जाता है या सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो एज पर दी थ्योरी हमने क्या चीजें पढ़ी है कि अगर हम लोग उस परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र पता करने की कोशिश करें तो वो सभी बिंदुओं पर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, सभी बिंदुओं पर समान रहेगा। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ये सभी बिंदुओं पर समान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है। आपने तीन चीजें पढ़ी, आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में देखा, आपने प्रोटॉन के बारे में देखा, आपने न्यूट्रॉन के बारे में देखा है। तो इसमें से ऐसा कौन सा चुंबकीय क्षेत्र में अगर आपने उस प्रोटॉन को छोड़ा है, ठीक है, तो मुक्त गति करते समय वो परिवर्तित हो जाएगा। अब इसमें मेंशन किया गया है कि दो आंसर या एक से अधिक आंसर यहाँ पर हो सकता है। तो जब एक प्रोटॉन ऐसे फ्री एरिया में जहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, मान लो जहां पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और वहां पर इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र अपना निर्मित हो गया और हमने एक प्रोटॉन को यहां पर छोड़ दिया। आपको याद होगा हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वो दीवार वाला, उसमें हम लोगों ने किसकी बात करी थी, इलेक्ट्रॉन पुंज की बात करी थी। दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात करी गई है, प्रोटॉन की बात करी गई है। तो अगर हम लोगों ने इस प्रोटॉन को यहाँ पर छोड़ दिया है उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आएगा। एक तो उसके वेग में परिवर्तन आ जाएगा, वेलोसिटी में, और साथ ही उसका जो संवेग है, मोमेंटम है, वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो कि वेग में परिवर्तन हुआ है, उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ है, क्योंकि वहां पर उसको कुछ ना कुछ एक हम लोग बोल सकते हैं ना कि फोर्स महसूस होगा। आप यहाँ पर भी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा लो। कैसे कि जब आपने किसी भी प्रोटॉन को छोड़ा तो यहाँ पर उसके करंट की दिशा निर्धारित हो गई, चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है ना, परिनलिका के अंदर या किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में आपने उस प्रोटॉन को छोड़ा, तो चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत धारा है, तो ऑटोमेटिक उसको एक फोर्स फील होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उसके वेग में परिवर्तन हो जाएगा, उसको वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो डेफिनेटली उसका संवेग यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इनटू वेग होता है। तो अगर यहाँ पर वेग चेंज हुआ है तो डेफिनेटली संवेग भी चेंज हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर दो आंसर है, वेग और संवेग दोनों यहाँ पर चेंज हो गए, और जो उसका भार है, जो उसका द्रव्यमान मास है प्रोटॉन का, वो जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपने वो चेयर वाला क्वेश्चन किया था कि एक व्यक्ति दीवार से सटकर बैठा हुआ है एक चेयर पर, उसके पीछे से एक इलेक्ट्रॉन पुंज जो है सीधा सीधा आगे की साइड जो है सामने की दीवार की साइड विक्षेपित किया जाता है, तो वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विक्षेपित हो जाता है। तो बताइए बल की दिशा किस साइड में होगी। तो हमने देखा था नीचे की साइड होगी, है ना, फोर्स जो लगेगा नीचे की साइड लगेगा, क्योंकि हमने जो है फ्लेमिंग का कुछ इस तरीके से बाएं हाथ का नियम लगाया था। ठीक है, तो हमने इसको उल्टा कर दिया था, क्योंकि करंट की दिशा इस साइड थी, इलेक्ट्रॉन पुंज विक्षेपित हो गया, तो फोर्स किधर लग रहा था, अपना नीचे की साइड लग रहा था। ठीक है, तो अब ये वही क्वेश्चन है, अब आपको इस तरीके से ग्राफ में समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, अब की बार इन्होंने दीवार का एग्जाम्पल ना देते हुए डायरेक्शन दे दी है। ठीक है, और हमने उस बच्चे को जो चेयर पर बिठाया था वो यहाँ पर बिठाया था, और इधर अपनी वेस्ट डायरेक्शन थी। ठीक है, तो वही है पूरा क्वेश्चन, वही है, बस नाम थोड़े से चेंज कर दिए। देखो क्या लिखा हुआ है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है।
पश्चिम की ओर हमने प्रक्षेपित किया है, कोई अल्फा कण को हम लोग इस साइड भेजना चाह रहे थे और यहाँ पर जो है पूरा चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर अगर कोई भी गया तो उसको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बोल सकते हैं प्रोड्यूस होगी। जैसे आपके हाथ में कोई ऐसा लोहा का पदार्थ है जो चुंबक से आकर्षित हो सकता है ना, तो वो वाली चीज यहाँ पर इस क्षेत्र में आने पर फील होगी, ठीक है। आप ऐसा इमेजिन कर लो। तो यहाँ पर हमने एक अल्फा कण को कुछ इस तरीके से भेजना चाहा पश्चिम दिशा में, है ना, वेस्ट डायरेक्शन में, कि हमारा जो अल्फा कण है वो चलकर इधर आए। लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र था तो डेफिनेटली इसको एक फोर्स फील होगा यहाँ पर आने पर, तो वो क्या करता है, ऊपर की साइड विक्षेपित हो जाता है। यहाँ तक तो आया लेकिन वो ऐसे ऊपर चला गया, ठीक है। उसको जिस साइड फोर्स लगेगा वो उस साइड मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने कॉइल देखा था ना कि ऊपर की साइड फोर्स लग रहा था तो कॉइल जो है अपनी, हम लोग बोल सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हो गई थी। तो सेम चीज इस अल्फा कण के साथ भी हो रही है। जाना तो इसको सीधे सीधे था लेकिन ये विक्षेपित होकर अपनी डायरेक्शन से भटक गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपको पूछा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कौन सी दिशा में होगा, उसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, दक्षिण की ओर होगी, पूर्व की ओर होगी, अधोमुखी मतलब नीचे की ओर होगी, या फिर ऊपरी मुखी ऊपर की साइड होगी। डेफिनेटली ऊपर की साइड होगी। बनाइए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और इसको देखिए कि आपका, अगर आपको अल्फा कण की दिशा ये दे रखी है, ठीक है, और ये उत्तर की ओर विक्षेपित हो रहा है, मतलब फोर्स ऊपर की साइड लग रहा है, ठीक है, अल्फा कण इस साइड जा रहा है, ठीक है। तो अब आप ये बता सकते हैं कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा किस साइड होगी। बना लीजिए एक बार से पूरा इसको, अपने फिंगर्स को इस तरीके से परपेंडिकुलर फैलाइए कि तर्जनी जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र बताए, ठीक है, जो आपको बताना होगा इस क्वेश्चन के आंसर में। और यहाँ पर आपका करंट की डायरेक्शन, ठीक है, और फोर्स ऊपर की साइड लग रहा है। समझ में आया कैसे करना है? फिंगर को तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर लो, जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में करते हैं, ठीक है। अपने हाथ को ऐसे उल्टे साइड रखना, मतलब हथेली अपोजिट साइड रहेगी आपकी। डन यहाँ तक? तो यहाँ पर जो हम लोग बोल सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो किस साइड रहेगी, ऊपर की साइड रहेगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें पूछा यही गया था कि पश्चिम की ओर धनावेशित विद्युत धारा की दिशा हो गई, ये अपनी विद्युत धारा की दिशा करंट इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जबकि उत्तर की ओर लगने वाले इस बल की दिशा है, उत्तर की तरफ क्या लग रहा है, अपना फोर्स लग रहा है। यहाँ पर देख लो कि इस साइड जो अल्फा कण है, या फिर ऐसे बना लेते हैं कि यहाँ पर हमारा अल्फा कण हो गया, ठीक है। अपने हाथ से ही समझना इस चीज को, ये अल्फा कण हो गया, दैट मीन्स मैं इसको क्या बोल दूं, करंट बोल दूं कि ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब ऊपर क्या लग रहा है, ये आपका थंब यहाँ पर होना चाहिए, ये यहाँ पर आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये आपका हाथ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका फोर्स हो गया, है ना, बल की दिशा हो गई, ठीक है। आपका करंट जो है इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कुछ इस तरीके से फैलाइए, ठीक है, ये आपका पूरा हाथ, ठीक है, ये आपके अंगूठे चारों उंगलियां, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन हो गई, फोर्स ऊपर हो गया, तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस साइड आ जाएगा, नीचे की साइड आ जाएगा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस साइड हो जाएगी, ऊपरी मुखी हो जाएगी, ऊपर की साइड हो जाएगी, ठीक है। करके देखिए ये वाली चीज, क्योंकि ये तो सिर्फ दो क्वेश्चन हुए अभी तक, एक जो अपन ने पहले पढ़ा था और एक आज अपन फिर से पढ़ रहे हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से बनाना था अपन को। ये अपनी करंट की डायरेक्शन है तो आप इसको थोड़ा कुछ इस तरीके से घुमा लें, ठीक है। तो ये आपकी करंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, फोर्स ऊपर लग रहा है तो ये जो बल आपको लगेगा ऊपरी मुखी लग जाएगा। चलिए ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, इसमें अभी 3 टॉपिक और हैं, इसी पीडीएफ में मिल जाएंगे। इसके ऊपर एक सेशन और होगा अभी, जिसमें हम लोगों को विद्युत जनरेटर पढ़ना है, कार्क स्क्रू नियम पढ़ना है और ऑर्स्टेड की थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। इसी सेशन के लास्ट में उसमें कुछ पॉइंट्स अटैच किए गए हैं कार्क स्क्रू नियम से, तो वो भी आपके इसी चैप्टर का हिस्सा है। चलिए ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ। मेन बात ये है कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांबे के एक तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। तांबे का एक तार है, उसकी आयताकार कुंडली है, रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। जैसे कि अपनी वो वाली, अपनी विद्युत मोटर वाली समझ लो ना, वो भी आयताकार ही थी, ठीक है। उसके एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो गया। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कब होगा, जब एक साइड नॉर्थ पोल होगा, एक साइड साउथ पोल होगा, और ये अपनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, वो चारों साइड घूम रही है। इस
कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ये क्वेश्चन आपका वही है विद्युत मोटर वाला। तो हमने विद्युत मोटर को समझा था। विद्युत मोटर में क्या हो रहा था कि वो आधा चक्कर लगा रही थी और फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या हो रही थी? अपोजिट हो रही थी। तो जैसे ही उसने, हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेक्टेंगल कॉइल है, जैसे ही इसने अपना आधा चक्र पूर्ण किया फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम के अनुसार, ये वाला हाथ अपना, हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाली डायरेक्शन फोर्स की अब नीचे हो जाएगी। ठीक है, तो ये वापस से ऐसे घूमेगी, मतलब जो रोटेशन हो रहे थे, आधे रोटेशन हो रहे थे, जबकि इसको घूमना कैसे था? पूरा इस तरीके से घूमना था, जो कि पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो हमने क्या लगाया था यहाँ पर? कम्यूटेटर का प्रयोग किया था। कम्यूटेटर क्या करेगा कि करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देगा। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार उस पर लगने वाले फोर्स की दिशा भी चेंज हो जाएगी। इसीलिए हमारा जो यहाँ पर कॉइल है, जो लिखा है आयताकार कुंडली, तांबे के तार की कुंडली, अपना एक चक्कर पूर्ण कर पाती थी, क्योंकि आधे चक्कर में करंट की दिशा अलग होती थी और अगला आधा राउंड जो होता था उसमें करंट की डायरेक्शन अलग होती थी। ठीक है, ये हमने पूरा विद्युत मोटर में पढ़ा। तो हम लोगों ने कम्यूटेटर का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि हम लोग विद्युत मोटर का जो एक रेक्टेंगल कुंडली थी उसका पूरा एक चक्कर करवाना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हर आधे चक्कर के बाद जो है करंट की दिशा, विद्युत धारा की दिशा हर आधे चक्कर के बाद चेंज हो जाती है। तो इसने पूछा है कि कितने भ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, तो हर आधे चक्कर के बाद उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो कुंडली जो है, अपना जो रेक्टेंगल कॉइल है, वो कंटिन्यूस रोटेट यहाँ पर करती रहती है। और उससे अगर फैन वगैरह कुछ भी अटैच किया तो वो भी कंटिन्यूस यहाँ पर अपने चक्र पूर्ण कर पाएगा। ठीक है, डन यहाँ तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत वाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र को सही तरीके से डिफाइन करता है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत वाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही तरीके से वर्णन करता है? यस, आपको याद आ रहा है हमने तीन नियम पढ़े थे, फ्लेमिंग का बायां नियम, बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, और तीसरा हमने पढ़ा था करंट की डायरेक्शन के लिए दक्षिण हस्त नियम पढ़ा था, है ना। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम पढ़ा था कि अगर अंगूठे की डायरेक्शन ऊपर की साइड, दैट मीन्स ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये फिंगर जिस साइड मुड़ रही है ना, जैसे कि अभी ये मुड़ रही है मेरे अकॉर्डिंग, ये जा रही है अभी क्लॉकवाइज। ठीक है, और इस तरीके से आप करेंगे तो ये जिस साइड ये फिंगर्स मुड़ती है वो आपके करंट की दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम का प्रयोग करा था, है ना। तो अब यहाँ पर वही चीज पूछी गई है कि विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करने के लिए हमारे पास एक तार है जिसमें हमको सिर्फ करंट पता है और हमको क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती है, तार के समांतर होती है, ये अरीय होती है, जिनका उद्भव तार से ही होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या तार से उत्पन्न होगी? क्या नहीं। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय रेखा जो है, इसका जो केंद्र होता है वो होता है मेन तार। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई भी एक वायर हमने लिया है, कोई भी तार हमने लिया है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, जैसे हम लोग अपना अगर इसको बनाकर देखें, ये तार है, ठीक है, और हमने इसको अंगूठे से यहाँ पर इस तार को पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, और ये हमारा पूरा हैंड है जिसने इसको पकड़ा हुआ है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से अपनी उंगलियां होगी। ठीक है, इन उंगलियों ने कुछ इस तरीके से इसको पकड़ रखा होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन किस साइड हो रही है? इस साइड हो रही है। हमने अंगूठा को कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ये हमारा तार हो गया। हमने अंगूठा कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, राइट। और अब अगर हम लोग इसको फिंगर्स को कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है, तो ये इस तरीके से दिखेगी आपको फिंगर्स यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से तीनों फिंगर्स आपको यहाँ पर दिखेगी। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो नियम लग रहा है वो यही वाला लग रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो संकेंद्रीय क्षेत्र होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो उत्पन्न होगी वो कहाँ से होगी? इसके केंद्र से होगी। इसका जो रेखाओं का जो केंद्र होगा वो क्या हो जाएगा? ये मेन तार हो जाएगा, और यहीं से क्या होगी? अपनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, डन यहाँ तक। जैसे हम लोगों ने एक चुंबक के आसपास भी देखा था ना कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है कुछ इस तरीके से ही उत्पन्न होती है।
राइट। तो सेम चीज यहाँ पर है कि अगर कोई तार है तो उसमें किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होगी, इसको केंद्र मानकर, और कुछ इस तरीके से उत्पन्न होगी कि वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेगी, प्रतिच्छेद यहाँ पर नहीं करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। क्या किसी भी वस्तु को करंट दे देना, आवेश दे देना विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा क्या? किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना, या कुंडली तथा चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन भी है। किसी विद्युत मोटर की कुंडली घूर्णन कराने की प्रक्रिया, ये भी गलत हो जाएगा कि सिर्फ हमारी कुंडली को हम लोग मूव कर रहे हैं, है ना, विद्युत मोटर की कुंडली को मूव कर रहे, तो क्या यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण है? तो ये सारी इनसफिशिएंट है, केवल ये सही तरीके से डिफाइन कर रहा है कि हमारे पास एक कॉइल है, सी कॉइल मान लेते हैं, और एक हमने इसके आसपास चुंबक रखा हुआ है, नॉर्थ साउथ पोल, ठीक है, या साउथ नॉर्थ नॉर्थ पोल हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कभी इसको मूव करवा रहे हैं, कभी कुंडली को मूव करवा रहे हैं, कभी साउथ पोल को इसके पास लेकर आ गए, कभी दूर लेकर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भी करंट यहाँ पर उत्पन्न होगा, जैसे ये सिचुएशन हुई, मैंने कॉइल को, नॉर्थ पोल है यहाँ पर, ठीक है, ये सी को समझ लो वापस से, ये जैसे अपना नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। अब मैं इस कुंडली को इसके पास लेकर गई तो धारा की दिशा किस में हो जाएगी, जैसे ये अपना नॉर्थ साउथ अपना दिक् सूचक हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा दिक् सूचक है, ये हल्का सा इसका जो हम लोग बोल सकते हैं एरो है, ये विक्षेपित हो जाएगा। पहले मान लो ये यहाँ पर था, तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा इधर विक्षेपित हो जाएगा, इसमें हल्का सा मूवमेंट दिखेगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा दूर लेके गई तो इसमें धारा की दिशा क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। मतलब ये वाला जो है क्लॉकवाइज से थोड़ा सा मूव होकर किधर आ जाएगा, साउथ की साइड आ जाएगा, मतलब धीरे धीरे इस साइड मूव करने लग जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, करंट की डायरेक्शन को बता रहा है। और बार बार सापेक्षिक गति यहाँ पर करवाने पर, पास लेकर जाना, दूर लेकर जाना, तो जो यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न होगी उसी को क्या कहा जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है, जिसके थ्रू हम लोग विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो विद्युत जनित्र यही करता है, जो भी यांत्रिक ऊर्जा हमारे पास अवेलेबल है, जो भी मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है ना, यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देगा, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। कौन करेगा, जनित्र करेगा, ठीक है। अमीटर केवल करंट को चेक करता है, गैल्वेनोमीटर में भी आपका यही चीज होगी। और मोटर क्या करती है, ये जस्ट इसका अपोजिट होती है, विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देती है, यांत्रिक ऊर्जा में ये कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या होता है। अगर मेरे को बोले एसी और डीसी में अंतर बताइए, ठीक है, तो एसी में क्या होते हैं, सर्पी वलय या सी वलय पाए जाते हैं। लेकिन अगर कोई डीसी जनित्र है तो उसमें द्विक परिवर्तक जो कम्यूटेटर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोगों ने मोटर में कम्यूटेटर लगाया था ना, कि वो ऑटोमेटिक क्या करता है, उसके ऊपर कार्बन ब्रश जो होते हैं कुछ इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं, है ना। तो ऑटोमेटिक ये दो प्रकार के हम लोग बोल सकते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कम्यूटेटर, जो करंट की डायरेक्शन हर आधे राउंड के बाद क्या कर देता था, चेंज कर देता था। लेकिन इसमें सर्पी वलय पाए जाते हैं, लोहे की कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर की एक बोल सकते हैं शेप की होती है, ठीक है। ये सिंगल ही होती है, कुछ इस प्रकार से इसका शेप होता है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, इस प्रकार से पाया जाता है। तो सी वलय पाए जाते हैं ऐसी जनित्र के अंदर, लेकिन डीसी जनित्र में किसका प्रयोग किया जाता है, द्विक परिवर्तक का ही, कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। आप चाहें तो एक बार इसका पूरा डिफरेंस देखना। सबसे पहला, एसी जनित्र एक यांत्रिक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को एसी में परिवर्तित कर देगा। एसी जनित्र दैट मीन्स जो आउटपुट मिलेगा वो एसी मिलेगा। डीसी जनित्र भी यही करेगा कि यांत्रिक जनित्र है, ठीक है, जनरेटर की बात हो रही तो उसके पास जितनी भी यांत्रिक ऊर्जा आ रही है उसको वो डीसी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर एसी की बात हो रही है, अल्टरनेट की बात हो रही है, तो धारा की दिशा जो है समय समय पर चेंज होती रहेगी। आपको पता है ये इसका जो है इस तरीके से बनता है, हर आधे चक्र के बाद इसकी दिशा चेंज हो जाती है। लेकिन डीसी जनित्र में केवल एक ही दिशा में होगा, ठीक है, तभी हमको कम्यूटेटर लगाने पड़ते हैं। मूल रचना की बात करें, एक ऐसे जनित्र में वह कुंडली जिसके माध्यम से धारा प्रवाहित की जाती है स्थिर होती है। जिसमें आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं ना वो स्थिर होगी, जबकि चुंबक गति करता है। एसी वाले में क्या होता है कि मैग्नेट जो है, जैसे नॉर्थ साउथ पोल हो गए, ये मूव करता है। इसकी रचना सरल होती है और काफी हम लोग बोल सकते हैं कॉस्टली नहीं पड़ता है, सस्ता पड़ता है।
डीसी जनित्र में वह कुंडली जिसके माध्यम से आपको धारा प्रवाहित करनी पड़ती है एक निश्चित दिशा में घूमता है, जैसे हमने मोटर में देखा था कि कौन घूम रही थी, हमारी कुंडली घूम रही थी, और जो हमारे नॉर्थ साउथ पोल थे वो क्या थे, अपनी जगह फिक्स थे। ठीक है, ये समग्र बनावट काफी सरल होती है, लेकिन विक परिवर्तक और सर्पी रिंग के कारण इसकी रचना जटिल हो जाती है। कुंडली को घुमाना तो आसान था, लेकिन एक ही डायरेक्शन में घुमाने के लिए हमको यहाँ पर कार्बन ब्रश लगाने पड़े थे, जो टाइम टू टाइम चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि ये घिस जाते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर की जरूरत पड़ती है, या फिर अगर अपन एसी की बात करें तो उसमें जो सर्पी रिंग जो होती है, सी वलय जो होते हैं, इसकी यहाँ पर जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाएगी। ऐसी जनित्र में कोई द्विक परिवर्तक नहीं पाया जाता, क्योंकि आपको पता है हर आधे चक्र के बाद इसकी करंट की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। तो हमको इसमें जरूरत नहीं है कम्यूटेटर की, लेकिन डीसी में हमको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है और हम लोग चाह रहे हैं करंट की डायरेक्शन चेंज करना, तो हमको कम्यूटेटर लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लघु पथन के समय यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा पर क्या असर पड़ेगा। जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो आपको पता है कि उस समय करंट मैक्सिमम हो जाता है ना, अनलिमिटेड करंट यहाँ पर हो जाता है, तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई ना, कैसे हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 10 सिर्फ हमको ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत मोटर के लिए क्या लिखा हुआ है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। कॉइल घूम रही है, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है। अब यहाँ पर ये गलत हो गया, क्योंकि विद्युत मोटर क्या करता है, जैसे ही हमने यहाँ पर सप्लाई दी, विद्युत मोटर, आपके घर में मोटर है, उसको चलाने के लिए आपको स्विच ऑन करना पड़ता है, तभी आपकी मोटर चलती है। दैट मीन्स आप उसको क्या दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे होते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और इसका जस्ट अपोजिट जनरेटर करता है, जो यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित करता है। दैट मीन्स ये वाली चीज नेगेटिव है। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत को यांत्रिक में। और विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बिल्कुल, ईएमएफ के सिद्धांत, इस थ्योरी पर ये काम करता है, क्योंकि उसमें कुंडली, और हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्थ साउथ कुंडली और जो हमारी कॉइल होती है उसके सापेक्ष क्या होती है, यहाँ पर सापेक्ष गति करवाई जाती है, जिसके कारण ईएमएफ जनरेट होता है, और जिसके कारण विद्युत जनित्र यहाँ पर काम करता है। ठीक है, किसी लंबी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखाएं होती है। कोई हमने देखा लंबी वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, केंद्र की बात हो रही है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखा होगा क्या, सही बात है। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युतमय तार होता है। यह भी आपका 23 का प्री एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा लाइव वायर होता है, जिसको हम जिंदा तार हिंदी में बोल सकते हैं, जिससे मेन करंट फ्लो होता है। क्योंकि 3 कलर के होते हैं, एक आता है अपना ग्रीन, एक रेड हो सकता है, एक ब्लैक हो सकता है, ऐसे थोड़े से करंट वेरी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युतमय तार होता है, तो ये चीज यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, तो ये डी अपना जो है नेगेटिव यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये हो गए 4 मैच अपना ट्रू फॉल्स वाले। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन यहाँ पर रॉन्ग है। रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको निकालना है। जो अभी तक आपने अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है, इसकी जो प्रॉपर्टी पड़ी है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर करिएगा। चलो फटाफट से आंसर देखो, इसको समझना सबसे पहले मेन जरूरी हमारे लिए क्या है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय कंपास के उत्तरी ध्रुव की दिशा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, क्या पूछा गया है, किसी चुंबकीय क्षेत्र, अगर हमने चुंबकीय कंपास के अंदर रखा हुआ है, या फिर हम लोग ऐसे समझ लो कि ये हमारा साउथ पोल हो गया, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको देखें, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय कंपास, अगर हमने यहाँ पर द्विक सूचक रखा है जो हमें बताएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, चुंबकीय कंपास के जो उत्तरी ध्रुव की दिशा होगी वही उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहलाएगी। सही बात है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होते हैं। सही बात है।
ठीक है। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ होती है तो ये शून्य चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, ये नेगेटिव है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र शून्य नहीं होगा, जैसे हमने देखा था ना कि हम लोग सेंटर पे हैं, तो यहाँ पर आपको ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र फील होगा। जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाएंगे आपको कम चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव होगा, मतलब कम इस फील्ड का आप अनुभव कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर इसने शून्य बोला है तो ये जीरो गलत हो जाएगा, और यही अपन को बताना था। ऑप्शन नंबर डी की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सन्निकटता को प्रदर्शित करती है। दैट मीन्स जो जितना पास होगा, जो उस क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र के जितना पास होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इसकी स्ट्रांगनेस जो है, प्रबलता जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। हमको गलत बताना था तो ये शून्य चुंबकीय क्षेत्र वाला आपका गलत हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, एक वो वायर वाला क्वेश्चन देख लो साथ के साथ, जो आपसे पूछा गया था एग्जाम में। तो उसमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लाइव वायर होता है ना, जिससे मेन करंट अपना फ्लो होता है, तो उसका कलर क्या था। तो आपको 4 से 5 कुछ कलर दे रखे थे, रेड, ग्रीन, ब्लैक और इस तरीके से कुछ कलर दे रखे थे। जो लाइव वायर होता है उसका करंट आपका रेड होता है। ठीक है, जिससे अर्थिंग की जाती है उसका करंट जो होता है, मतलब उसका जो कलर होगा वो आपका ग्रीन हो जाएगा, और जो न्यूट्रल रखा जाता है वो आपका ब्लैक कलर होता है। ठीक है, तो ये कलर कोड आप ध्यान रखना। मेनली ये 3 कलर यहाँ पर लिए गए हैं। ओके, ठीक है, यहाँ तक लिख लो, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, बेसिक सी चीज है, इसको लिख लीजिए। और इसके ऊपर नॉन मेटेलिक हम लोग यहाँ पर शीट लगाते हैं ताकि डायरेक्टली आप इसके कांटेक्ट में ना आ पाए। ठीक है, इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ रहता है जिसके अंदर 3 वायर होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। यहाँ तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। एक आकृति आपके सामने दे रखी है। इस परिपथ की व्यवस्था से अगर हमने कुंजी को निकाल दिया, मतलब इसका जो स्विच है उसको हमने यहाँ से निकाल दिया, ये वाला, यानी कि इस परिपथ को खोल दिया, ओपन कर दिया, और अगर हम लोग इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे तो आपको बताना है कि एबीसीडी तल पर क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होगी। देखो, मैं मान लो पहले यहाँ पर करंट फ्लो हुआ होगा, अब हमने यहाँ से स्विच निकाल दिया, मतलब इसको ओपन कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है, केवल हमको क्या बताना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर जनरेट हुआ है वो किस प्रकार से होगा, वृत्ताकार होगा, दीर्घ वृत्ताकार होगा, इस प्रकार से कुछ। ठीक है, या फिर परस्पर समांतर सीधी रेखाएं होगी, या फिर बिंदु ओ के पास तो वृत्ताकार होगा और दूर जाने पर ये कुछ इस प्रकार से दीर्घ वृत्ताकार शेप में बनेगा। तो किस प्रकार की रेखाएं बनेगी, परस्पर समांतर सीधी रेखा बनेगी। कैसे बनेगी, यदि हमने कुंजी को बाहर निकाल दिया तो करंट तो रुक गया, ठीक है, करंट तो फ्लो नहीं होगा, तो चालक के कारण कोई भी चुंबकीय क्षेत्र मौजूद नहीं होगा। इसीलिए बिंदु ओ पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होगा, जिसके कारण किस प्रकार से रेखाएं बन जाएगी, आपकी समांतर सीधी रेखा बन जाएगी। ठीक है, डन। क्योंकि हमने सर्किट को इनकम्प्लीट कर दिया है, सर्किट को ब्रेक कर दिया है, ये यहाँ से हमने कुंजी निकाल दी, तो परिपथ जो है अपना इनकम्प्लीट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। एक वृत्ताकार कुंडली कागज की तल के लंबवत तल में रखी जाती है, ये देख लो, है ना, इस तरीके से। इसमें विद्युत धारा बह रही हो तब कुंजी को चालू कर दिया जाता है। जब इसमें विद्युत धारा बह रही है तो हमने यहाँ पर जो है स्विच ऑन कर दिया है। विद्युत धारा कुंडली के अक्ष से होकर कागज के तल में ए से बी की ओर प्रवाहित होती है। अच्छा, मतलब कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है इस चीज को। विद्युत धारा जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही है कुंडली के अक्ष से होकर कागज के तल में ए से बी की ओर प्रवाहित होती है। यह भी डायरेक्शन इसकी देखना कि एक्चुअल में जो फ्लो हो रही है वो ए से बी की तरफ यहाँ पर हो रही है। ठीक है, जो ए और बी में क्रमशः एंटी क्लॉकवाइज ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है, जो ए और बी में क्रमशः एंटी क्लॉकवाइज एवं क्लॉकवाइज यहाँ पर दिखाई देती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बी से ए की ओर संकेत करिए। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनी हुई है, जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हुआ है वो किस प्रकार का है, बी से ए की तरफ है।
ठीक है, ये तो आप समझ गए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बी से ए की तरफ है, मतलब यहाँ पर अगर कभी नॉर्थ होगा और यहाँ पर साउथ होगा तभी ये चीज पॉसिबल हो पाई होगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ए से बी की ओर संकेत करती है, तो परिणामी चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके पास होगा? ए के पास होगा, बी के पास होगा, या फिर ए के नजदीक यदि धारा की तीव्रता कम है और अगर धारा की तीव्रता अधिक है तो बी के पास होगा, या बी के नजदीक यदि धारा की तीव्रता कम है और अगर तीव्रता अधिक है तो ये ए के पास होगा। देखो, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें जो मेन घुमाने वाली चीज इसने पूछी है, हमको सिर्फ एक चीज पता चल गई कि इसकी डायरेक्शन ये दे रखी है ना। जो डायरेक्शन संकेत कर रही है वो कैसे कर रही है, अपन को बी से ए की तरफ कर रही है। ये इसका पूरा अपना चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, विद्युत धारा कुंडली के अक्ष से होकर कागज के तल में ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है। जो ए से अगर मैं बी की बात करूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, वामाव्रत दिशा। और अगर इसको बी से ए की साइड देखें तो ये कैसा लगेगा अपन को, कि दक्षिणाव्रत दिशा में फ्लो हो रही है। मतलब देखकर तो आप नहीं बता सकते। अब आप ये बता दीजिए कि जहां पर हमको पता चल गया ये अपना चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसके बेसिस पर हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर जो परिणामी चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके निकट होगा, ए के ज्यादा पास होगा। ठीक है, अब इस चीज को अपन यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं। जब हम बिंदु ए से देखेंगे तो धारा की दिशा कैसे लगेगी, अपन को वामाव्रत लगेगी। लेकिन जब हम इसको बी साइड से देखेंगे, आप इसको यहाँ से इसको आगे बढ़ाकर भी देख सकते हैं, जब आप इसको बी की साइड से देखेंगे तो आपको लगेगा कि धारा की दिशा जो है बी साइड से फ्लो हो रही है, मतलब बी की तरफ से आ रही है। यानी कि ये वाली दिशा कौन सी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई। और इस साइड से देखोगे तो आपको क्या लगेगा, क्लॉकवाइज लगेगा। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन हो गई और ये यहाँ पर इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, जैसा इसमें क्वेश्चन में बता रखा था कि बिंदु ए से देखेंगे तो धारा की दिशा वामाव्रत यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, और जब हम लोग इस साइड से देखेंगे बी की साइड से खड़े होकर तो हमको दिखेगा कि धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, इसका अर्थ है कि धारा प्रवाहित हो रही है, फ्लो तो हो रही है ना। अब यहाँ पर आप लगाइए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको कैसे पता चलेगी, बी से ए की दिशा में, मतलब ये वाली दिशा आपकी हो जाएगी। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम आप लगाएंगे जिस साइड करंट फ्लो हो रहा है, और जिस साइड आपकी उंगलियां प्रदर्शित कर रही है, जिस साइड आपकी उंगलियां संकेत कर रही है, वही क्या हो जाएगी, आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। साथ ही हमको ये भी पता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और चुंबक के बाहर, है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है, चुंबक के बाहर दक्षिणी ध्रुव में होकर जाती है। इसीलिए सर्किट में ए उत्तरी ध्रुव का प्रतिनिधित्व करेगा और जो बी है वो किसका प्रतिनिधित्व करेगा, अपना दक्षिणी ध्रुव का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, तो ये अपन को यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन हमको पता चल गई कि डायरेक्शन यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो अपने दाएं हाथ के अंगूठे को इस तरीके से फैलाइए और इसकी डायरेक्शन ये वाली लो, जिसमें ये आपको इस तरीके से उंगलियां मुड़ी हुई दिखाई दे इस साइड में। ठीक है, यहाँ तक ये अपना प्रायोगिक बुक वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 को देखना, किसी लंबी धारावाही परिनलिका के सिरे पर एन व एस ध्रुव उत्पन्न होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, धारावाही परिनलिका, उसमें करंट फ्लो किया होगा तो उसके दोनों पोल जो है नॉर्थ और साउथ की तरफ व्यवहार करने लगेंगे, मतलब एक चुंबक की तरफ व्यवहार करने लगेंगे। अब इसको लेकर एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत कथन क्या है उसको पहचानना है। सबसे पहला देखो, परिनलिका के अंदर की क्षेत्र रेखाएं सीधी समांतर रेखा के रूप में होगी और ये प्रदर्शित करती है कि परिनलिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। परिनलिका के बाहर अलग सिचुएशन होगी, परिनलिका के अंदर अलग सिचुएशन होगी। तो पहली चीज तो बिल्कुल सही है। अंदर की बात करेंगे तो सीधी समांतर रेखाएं आपको प्रदर्शित करेगी। ठीक है, चुंबक के अंदर जो होती है प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान रहेगा। परिनलिका के अंदर उत्पन्न शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग उसके अंदर चुंबकीय पदार्थ जैसे कच्चा लोहा आपने कुछ भी रख दिया तो उसको भी आप यहाँ पर मैग्नेट की भांति व्यवहार करवा सकते हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पर इस क्षेत्र में रहकर चुंबक बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। परिनलिका से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का स्वरूप एक छड़ चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र के स्वरूप से भिन्न होता है। ये चीज यहाँ पर नेगेटिव है।
देखो क्या पूछा हुआ है इसने, परिनलिका से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का जो स्वरूप होगा एक चर चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र से भिन्न होगा, ये चीज नेगेटिव है अपनी। एक और डी ऑप्शन को देख लो, यदि परिनलिका में विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाए तो परिनलिका के सिरों पर उत्पन्न चुंबकीय ध्रुव एन और एस की दिशा भी यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगी, डेफिनेटली ये चीज भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो बस नेगेटिव निकालना था, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी नेगेटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल में बाईं से दाईं की ओर आरोपित किया जाता है ना। एक चुंबकीय क्षेत्र है ना, उसको हमने बाईं से दाईं ओर आरोपित किया है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको पता चल गई, इस ऐसी दिशा है, लेफ्ट टू राइट है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाई जाती है। हमने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, उसके अंदर एक प्रोटॉन को छोड़ दिया है, तो इस पर लगने वाला बल कैसा होगा। ठीक है, ये कैसे समझोगे। अब आपको पता है कि प्रोटॉन की डायरेक्शन तो वही होगी, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में होगा धारा की दिशा उसके अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, और प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में रहेगा। तो अब यहाँ पर आप देखें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर लगने वाला बल किस प्रकार का होगा। दोनों बल कागज के लंबवत अंदर की ओर, बाहर की ओर, तथा एक अंदर की ओर और दूसरा बाहर की ओर होगा। दोनों चुंबकीय क्षेत्र में समांतर लेकिन अपोजिट दिशा में होंगे। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। देखो इस चीज को समझना, इसको पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अपोजिट व्यवहार करेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। दिए गए आंकड़े में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ये अपन को क्वेश्चन में ही दे रखा था कि प्रोटॉन ऊपर की साइड छोड़ा गया है, नीचे से ऊपर मतलब इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन प्रोटॉन के अपोजिट रखी गई है। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे के लंबवत गति कर रहे हैं, तो जैसे ही इनको चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर फील होगा, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के कारण विद्युत धारा एक ही दिशा में बहेगी, अतः दोनों पर लगने वाले बल समान दिशा में होंगे। सो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल की दिशा कागज के तल की ओर इशारा कर रही है। वापस से अपने बाएं हाथ को खोलो, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर करो और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उस डायरेक्शन में अपनी उंगली को फैलाओ। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि बल की दिशा किस साइड आएगी आपकी। करो इसको यहाँ पर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर आप देखिए विजिबल है। हमने क्या करा है, हमको चुंबकीय, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। ठीक है, तीनों एक दूसरे के कैसे रहेंगे, ये पहला, दूसरा और तीसरा दिख रहा है। अब मेरे को क्या दे रखा है कि चुंबकीय क्षेत्र लेफ्ट टू राइट है, तो मैं इसको ऐसे मूव करवा दूं, ये मेरा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये करंट की दिशा सीधे हो गई, तो फोर्स इस साइड से लगेगा, मतलब आप इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैलाइए। ये विजिबल है ये वाली चीज, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया अपना, ये अपना करंट हो गया, ये अपना चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और ये अपना यहाँ पर फोर्स जिस भी डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब इस हिसाब से अगर अपन को आंसर करना हुआ तो आप देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर दे रखा है ना, एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के अपोजिट दिशा में होता है। ठीक है, तो मतलब ये भी इसी साइड हो जाएगा, इस पर जो बल लगेगा वो भी इसी साइड लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के कारण विद्युत धारा जो है एक ही दिशा में बहेगी। इसी कारण से इन दोनों पर लगने वाला जो बल होगा वो समान होगा। सो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ये जो डायरेक्शन होगी वो किसकी साइड हो गई, कागज के तल की साइड इशारा करेगी। अब इसमें ऑप्शन में क्या क्या दे रखा था, दोनों जो बल लगेंगे कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर लगेंगे। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज, समझ में आया कैसे किया ये वाला क्वेश्चन। अभी देखो इसमें एक चीज और हो सकती थी, मान लो दोनों ऐसे होते कि दोनों पॉजिटिव होते या फिर दोनों नेगेटिव कोई भी चार्ज होते। अभी तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नाम ले लिया है, मान लो ये बोलता कि एक पॉजिटिव चार्ज ऊपर की साइड छोड़ा गया है, एक पॉजिटिव चार्ज हमने नीचे की साइड छोड़ा है ना, या दो प्रोटॉन हो गए, एक को ऊपर और एक को नीचे की डायरेक्शन में हमने दे रखा है, तो एक की करंट की डायरेक्शन ऊपर हो जाती और एक की करंट की डायरेक्शन नीचे हो जाती। ठीक है, या फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए बोलते कि दो इलेक्ट्रॉन को एक ऊपर की साइड डायरेक्शन में छोड़ा गया और एक को नीचे की साइड, तो दोनों पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन भी यहाँ पर करंट की अलग होती, तो डेफिनेटली दोनों के फोर्स की डायरेक्शन भी अलग होती। तो एक तो आपका कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर फोर्स आ जाता और दूसरा वाला जो फोर्स आ जाता बाहर की साइड आ जाता। ठीक है, अभी यहाँ पर दो अपोजिट साइन दे रखे हैं, एक पॉजिटिव दे रखा है और एक नेगेटिव दे रखा है, तो ये नेगेटिव वाला जस्ट पॉजिटिव के हम लोग बोल सकते हैं कि विद्युत धारा के अपोजिट हो जाएगा, मतलब इसकी डायरेक्शन भी इसी साइड आ जाएगी।
ठीक है। दैट्स वाई दोनों पर बल जो है वो सेम ही डायरेक्शन में, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये दोनों इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक बार और ध्यान से देख लो इस चीज को, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का एक्सपेरिमेंट करने पर पूछा गया है। ये हमने यही सेम वाला कंसेप्ट जो ऊपर की डायरेक्शन में करंट जा रहा है, हमने कहाँ पर लगाया था, याद करो इस चीज को। हमने जब विद्युत मोटर में पहली वाली जो ABCD वलय था, है ना, ABCD के लिए हमने लगाया था क्योंकि उसमें करंट की डायरेक्शन इसी टाइप से दे रखी थी। ठीक है, तो हमने देखा था कि इसमें जो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। राइट, तो सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है कि जो फोर्स लगेगा, दोनों बल लगेंगे कागज के तल के लंबवत अंदर की साइड लगेंगे। ठीक है, अगर ये नीचे की साइड अगर लगता तो ये कैसे हो जाते, बाहर की साइड लग जाते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। व्यापारिक विद्युत मोटर प्रयोग नहीं की जाती है, वाणिज्यिक विद्युत मोटर जो होती है उसमें क्या प्रयोग नहीं करते हैं। आर्मेचर को घुमाने के लिए विद्युत चुंबक का धारावाही चालक कुंडली में चालक तार के अधिक चक्करों की संख्या, आर्मेचर को घुमाने के लिए स्थायी चुंबक का एक कच्चे लोहे की क्रोड जिस पर एक कुंडली लपेटी जाती है। तो ये पूछना क्या चाह रहा है कि विद्युत मोटर प्रयोग नहीं करती है, तो इसमें आर्मेचर को घुमाने के लिए स्थायी चुंबक का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें प्रयोग की जाती है अपनी विद्युत चुंबक का। ओके, अब देखना चाहते हो विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में क्या डिफरेंस होता है, तो डेफिनेशन पहले पढ़ लो, फिर हम लोग इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत चुंबक उस चुंबक को कहते हैं जिसे बनाने के लिए नर्म लोहे में लोहे की छड़ या घोड़े की नाल के आकार के नर्म लोहे को लिया जाता है तथा उसमें आसपास तांबे के तार को लपेटा जाता है, जिसके द्वारा विद्युत घंटी, लाउड स्पीकर, मोटर, ब्रेक आदि बनाए जाते हैं। हमने नर्म लोहा लिया, है ना, उसको इस प्रकार की परिनलिका के आसपास लपेटा, जिसकी वजह से ये जो है नर्म लोहा भी किसकी तरह व्यवहार करने लगेगा, चुंबक की तरह कार्य करने लगेगा। ठीक है, ये हमने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा था मैग्नेट की। अब स्थायी चुंबक क्या होती है, स्थायी चुंबक उस चुंबक को कहते हैं जो कमरे के ताप पर अपने लोह चुंबकीय गुणों को दीर्घ काल के लिए बनाए रखती है। यह चुंबक विभिन्न प्रकार के मिश्र धातु, कोबाल्ट, कार्बन, लोहा, एल्यूमिनियम आदि के द्वारा इसको निर्मित किया जाता है। अगर किसी के ऊपर तार लपेट कर उसमें करंट फ्लो करके हम लोग मैग्नेट बना रहे हैं तो उसको विद्युत चुंबक कहा जाएगा। और परमानेंटली किसी चुंबकीय पदार्थ से ही उसको बनाया जा रहा है मिश्रण करके, तो उसको फिर स्थायी चुंबक यहाँ पर कहा जाएगा। अब दोनों के फायदे और सारी चीजें आप देख सकते हैं। विद्युत चुंबक, इसको आसानी से विचुंबकीय किया जा सकता है, मतलब मैं इसका पूरा अरेंजमेंट खोल दूं, जैसे इसके ऊपर कॉइल वगैरह लपेटी हुई है, नर्म लोहा रखा हुआ है, तो इसको पूरा अगर अलग अलग कर दे तो फिर ये चुंबक की भांति कार्य नहीं करेगी। लेकिन ये परमानेंट है, स्थायी चुंबक कैसी होगी, परमानेंट होगी, हमेशा चुंबक की तरह कार्य करेगी। आप इसके जितने टुकड़े करेंगे हर एक टुकड़ा चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आप आसानी से बदल सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन स्थायी चुंबक की कांस्टेंट रहती है। इसकी ध्रुवता भी बदली जा सकती है, आप इसके नॉर्थ साउथ पोल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी ध्रुवता जो है वो कांस्टेंट रहेगी, नॉर्थ वाला नॉर्थ ही रहेगा, साउथ वाला साउथ ही रहेगा। विद्युत चुंबक नर्म में लोहे के बनाए जाते हैं, जो नर्म लोहा होता है उसके बनाए जाते हैं, और ये काय का बनता है, स्टील के यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंस हो गया विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में। अब वापस से क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जो विद्युत मोटर होती है वो स्थायी चुंबक, आर्मेचर को घुमाने के लिए स्थायी चुंबक का प्रयोग नहीं करती, उसमें विद्युत चुंबक यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, विद्युत मोटर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। संलग्न चित्र में दी गई व्यवस्था में दो कुंडलियां अचालक बेलनाकार छड़ पर लपेटी गई। अचालक जिसमें विद्युत धारा नहीं है, ठीक है, अचालक बेलनाकार छड़ के ऊपर लपेटी गई है। दिख रहा है आपको, दोनों कुंडलियों को इस तरीके से लपेटा गया है। इसके अंदर प्रारंभ में कुंजी का प्लग नहीं लगाया गया है, पहले हमारा स्विच ऑफ था। जब कुंजी का प्लग लगाया जाता है और फिर निकाल दिया जाता है, मतलब कुछ समय के लिए हमने करंट फ्लो करवाया, विद्युत धारा फ्लो हुई और फिर उसको हमने रोक दिया। तो अब हमको रीजंस बताने कि क्या क्या केस यहाँ पर हो सकते हैं। गैल्वेनोमीटर में पूरे समय तक विस्थापन शून्य रहेगा, मतलब जो हमारा ये गैल्वेनोमीटर है ऑलवेज दिखाएगा जीरो, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हुआ है, कोई विस्थापित नहीं हुआ है, हल्का सा भी इस एरो ने मूव नहीं किया है। सेकेंड, गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विस्थापन होगा, लेकिन यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और कुंजी निकालने पर कोई असर नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा विस्थापन होगा और जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया उसमें विस्थापन बंद हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विस्थापन होगा और शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और बाद में विस्थापन उसी दिशा में होगा। गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विस्थापन होगा और शीघ्र ही वह समाप्त हो जाएगा, बाद में विस्थापन अपोजिट डायरेक्शन में होगा।
क्या आंसर सही लग रहा है? देखो ये तो देखने से ही पता चल गया था कि जैसे ही हम लोग इसके अंदर करंट फ्लो करवाया, दैट मीन्स कि जैसे ही मैंने यहाँ पर स्विच ऑन किया तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। जब भी करंट फ्लो स्टार्ट होगा तो यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ से साउथ होगी। तो गैल्वेनोमीटर में हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैं बना दूँ इस गैल्वेनोमीटर को, ठीक है। तो ये हमारा जस्ट लाइक अ द्विक सूचक आप इसको मान लो। इसमें अगर हमको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देखनी है, ठीक है, तो ये हल्का सा इस तरीके से पड़ा हुआ था। जैसे ही करंट इसमें फ्लो हुआ ये घूमना स्टार्ट कर देगा, मतलब हल्का सा इसमें मूवमेंट आपको दिखाई देगा। लेकिन मैंने जस्ट कुछ सेकंड के बाद या कुछ मिनटों के बाद ही इसके अंदर स्विच ऑफ कर दिया। अब करंट फ्लो होना बंद हो गया, अब कोई करंट नहीं है, लेकिन वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है, ठीक है। जस्ट बिकॉज यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट इस तरीके से था कि करंट फ्लो होने के साथ साथ विद्युत धारा बहने के साथ साथ इसमें क्या हुआ, अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो जैसे ही मैंने स्विच ऑफ किया, ठीक है, तो अब ये वाला जो नॉर्थ से साउथ गैल्वेनोमीटर अपना दिखा रहा था, डायरेक्शन चेंज कर रहा था कि मतलब इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो वो एकदम से खत्म हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन अब क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये यहाँ तक था तो अब ये किस डायरेक्शन में आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। जो ब्लैक कलर से आप देखना ये इस साइड आ जाएगा, मतलब अब इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक स्विच ऑफ करने के बाद भी इसमें कुछ मात्रा में करंट फ्लो होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विस्थापन होकर वो शीघ्र समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपने स्विच ऑन किया उसमें करंट फ्लो हुआ, आपने स्विच ऑफ किया तो वो बंद हो गया, विस्थापित होकर थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर उसका एरो बंद हो गया। और अब जो विस्थापन होगा वो कौन सी दिशा में हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन में दिखाना आपको स्टार्ट कर देगा। जैसे कि सिंपल हमने वो 5 कंसेप्ट पढ़े थे नॉर्थ से साउथ, जब कुंडली को कुंडली और नॉर्थ साउथ पोल के जो हमने कहानी पढ़ी थी, वही वाली चीज़ है कि जैसे ही इस नॉर्थ साउथ पोल को कुंडली के पास लेकर आएंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ टू साउथ यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप इसको दूर लेकर जाएंगे तो अपोजिट हो जाएगी। तो सेम चीज़ यहाँ पर हुई है कि आपने स्विच ऑफ किया है तो डायरेक्शन जस्ट यहाँ पर उसकी रिवर्स हो जाती है जो पहले थी, ठीक है। तो क्षणिक विस्थापन के बाद जो भी डायरेक्शन होगी उसकी अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वही कंसेप्ट है, बस आपको इस तरीके से डायग्राम के साथ पूछा गया है। ओके, तो ये कुछ 17 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद के कुछ क्वेश्चन आप सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, सिंपल से ही क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी एक क्लास और हम लोग इस पर रखेंगे जिसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोगों को कंप्लीट करना है। एक हमको पढ़ना है मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम, इसके भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वाला हम लोग पढ़ेंगे। और एक और बचा हुआ है दाएं हाथ की हथेली का नियम, है ना, राइट हैंड पाम रूल, ये भी हम लोगों को काफ़ी हेल्प करता है क्वेश्चंस को हेल्प करने में, ठीक है। चलिए, तो ये पीडीएफ आप सभी के पास अवेलेबल है, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर से कर लेना। और स्टेट का भी थ्योरी हम लोगों को पढ़ना है, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, मतलब 10th में तो बेसिक है लेकिन 11 12 में थोड़ा डिटेल में है, तो हम लोग इसको साथ के साथ थोड़ा डिटेल में और पढ़ लेंगे। ओके, तो एक बार आप इसका थ्योरी ज़रूर से पढ़ लेना ताकि जब हम लोग इसको सॉल्व करें, इसके क्वेश्चन सॉल्व करें, तब आसानी हो, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं फिर।